18 जून 2026, लोहाग पोर्ट, पुणे। केतन अग्रवाल अपनी पियोंसे सिया गोयल के साथ ट्रैक पर गया था और कुछ ही घंटे बाद वो 400 फीट खाई के नीचे पाया गया। शुरुआत में सबने इसे एक एक्सीडेंट ही समझा, लेकिन जब पुणे पुलिस ने इस केस को खोला तो जो सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। और इस वीडियो के एंड तक आपको खुद सिया गोयल के मुंह से खुद एक ऐसा वाकया सुनने को मिलेगा जिसे शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। केतन अग्रवाल पुणे के एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फैमिली से था। उनके फादर विशाल अग्रवाल सक्सेस ग्रुप नाम के एक रियल एस्टेट बिजनेस के हेड है। केतन ने सिम्बोसिस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस में भी एंटरप्रेन्योरशिप में फ्यूचर स्टडीज की और वापस आकर अपने फैमिली बिजनेस में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में काम किया। फरवरी 2026 में उसकी एंगेजमेंट हुई सिया गोयल से और नवंबर में राजस्थान के एक पैलेस में उनकी ग्रैंड वेडिंग होनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेडिंग का बजट लगभग 17 करोड़ रुपए था, जिसमें प्राइवेट जेट्स तक बुक किए गए थे। बाहर से सब बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन ने एक बार अपने फादर को कहा था कि सिया का फोन ऑफ्टन बिजी रहता है। जब भी वो उसे कॉल करता है तो हमेशा उसका फोन बिजी आता है। उसने अपने फादर से कहा, प्लीज एक प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए सिया का शादी से पहले। लेकिन फैमिली ने उसे अश्योर कर दिया कि यहाँ की गोयल फैमिली उनकी पुरानी जानी मानी पहचान है। ऊपर से इतना भरोसा कि वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं। अगर उस वक्त किसी ने केतन की बात सुन ली होती तो शायद आज ये वीडियो बनती ही नहीं। सिया की एंगेजमेंट तो केतन से ही थी, लेकिन उसका एक अफेयर भी था, चेतन चौधरी, जो कि 22 साल का लड़का था। और ये रिश्ता एंगेजमेंट के बाद भी चलता रहा। पुलिस ने दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स जब निकाले तो 6 महीनों में लगभग 2000 से ज्यादा कॉल्स किए गए थे, जो करीबन 240 घंटे की बातचीत। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक गोयल फैमिली को सिया और चेतन के क्लोजनेस के बारे में एक कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान जनवरी के महीने में, लेकिन उस वक्त भी इस बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। एक थ्योरी तो यहाँ पर यह भी है कि चेतन और सिया की फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस में फर्क था, जिसकी वजह से गोयल फैमिली ने सिया की शादी केतन से करवानी जरूरी समझी, क्योंकि इकोनॉमिकली केतन उनकी बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच था। जब पुलिस ने बाद में पूछा, तुमने शादी तोड़ने के लिए केतन से बात क्यों नहीं की, इलोप क्यों नहीं किया, तो जवाब में सिया ने बोला, इलोप करने से दोनों फैमिलीज की बदनामी होती। लेकिन जो असली जवाब था वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला था, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। पुलिस का कहना है 18 जून से पहले भी सिया और चेतन कम से कम 2 बार केतन को खत्म करने की कोशिश की थी। मई 2026 में दोनों ने पुणे के लोहांगर एरिया के एक ओपन ग्राउंड में प्लेन को रिहर्स किया था। एग्जैक्ट डेट अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन इसी तरह रिहर्स करते करते अभी 14 जून आ चुका था, जब सिया ने केतन से लोहाग पोर्ट पर जाने की जिद की। बार बार जिद करने पर केतन ने भी उसके हाँ में हाँ भर दी और वो दोनों लोहाग पोर्ट पर चले गए। इनकी की गई प्लानिंग और साजिश अभी रंग लाने वाली थी और इसी तरह बातें करते करते ये लोग लोहाग पोर्ट के किनारे पर पहुंच चुके थे। तो सिया ने केतन से कहा कि क्यों ना मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक करूं। अब केतन पिक्चर्स के लिए रेडी हो गया तो सिया ने उसे बोला कि उस तरफ मुंह करके तुम ऐसे पोज मारो और मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर दूंगी। केतन ने एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसे सिया ने बोला था, लेकिन जैसे ही उसने उस तरफ मुंह किया, सिया ने तुरंत उठकर केतन को अचानक से धक्का दे दिया, पर शायद किसी वजह से केतन ज्यादा नहीं फिसला और वो नीचे नहीं गिरा। अब जैसे ही वो वापस उठा, उसने सीधा सिया की तरफ देखा तो सिया ने बिना उसके कोई भी सवाल किए उसे जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने तुम्हें बचा लिया। सिया ने उसे कहा कि वहाँ पर अभी एक सांप था जो तुम्हें काटने वाला था और मैंने तुम्हें बचा लिया। और केतन ने भी बिना कोई सवाल किए ये बात मान ली। अब इनकी शादी की डेट करीब आने वाली थी तो केतन ने बाली के लिए एक प्री वेडिंग ट्रिप भी प्लान की थी। जब फैमिली मुंबई एयरपोर्ट की तरफ निकली तो ये टोटल 4 लोग थे। सिया के साथ उसका भाई था और केतन के साथ उसकी बहन थी। वो सब एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में एक फूड कोर्ट पर रुक गए ताकि वो सब खाना खा सके। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सिया पीछे मुड़ी। उसने उनको बोला कि मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया, मैं वो लेकर वापस आती हूँ। सिया जैसे ही कार के अंदर गई, सबके पासपोर्ट्स एक बैग में इकट्ठा किए गए थे तो सिया ने उस बैग को खोला
और केतन का पासपोर्ट निकाला। उसने केतन के पासपोर्ट को पूरी तरह से फाड़ दिया और वॉशरूम में जाके उसको फ्लश कर दिया ताकि हम सब बाली के शूट के लिए न जा सके। वो जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन केतन को मना भी नहीं कर सकती थी और यही एक तरीका उसे सही लगा बाली ना जाने के लिए और उन्होंने ये ट्रिप कैंसिल कर दिया। अब आता है 17 जून 2026। केतन की मौत से एक दिन पहले सीसीटीवी में सिया और चेतन पुणे के एक कैफे में दिखते हैं। पूरे 3 घंटे तक इनकी बातचीत चालू रहती है। 18 जून 2026 सुबह केतन सिया लोहाग पोर्ट पहुंचे क्योंकि सिया ने पहले जो प्लान कर रखा था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिसमें वो बस पस्ती पस्ती बच गई थी। तो सिया ने फिर से केतन से जिद की कि लोहाग पोर्ट चलना है क्योंकि 18 को दरअसल सिया का बर्थडे था और इसी वजह से उसे एक शुभ और अच्छी जगह पर जाने का मन था। लेकिन ये कुछ ही दिन पहले लोहाग पोर्ट पर जा भी चुके थे। तो जब केतन ने फैमिली को बोला कि हम लोग लोहाग पोर्ट पर वापस से जा रहे हैं तो पहले तो परिवार वालों ने मना कर दिया कि लोहाग पोर्ट पर तुम लोगों ने ऐसा क्या देखा है जो तुम बार बार जा रहे हो। लेकिन केतन की बार बार जिद करने पर उसकी माँ बाप भी मान गए क्योंकि उसने अपने माँ बाप को बोला कि दरअसल सिया का बर्थडे है और वो एक ब्लेसिंग जगह पर जाना चाहती है और उसे सबसे अच्छी जगह लोहाग पोर्ट ही लगती है। तो अगर मैं उसकी ये विश पूरी कर सकता हूँ तो हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते। जिसके बाद उसके माँ बाप ने परमिशन दे दी। लेकिन असली सच तो अभी बाकी था। सिया के लिए ये कोई ब्लेसिंग जगह थी ही नहीं, ये उसकी प्लेन का एक काला सच था और केतन को मारने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। दरअसल 17 जून को जब सिया और चेतन पुणे के इस कैफे में बैठे थे तो शायद ये लोग यही प्लान कर रहे थे कि कल केतन को रास्ते से हटा दिया जाएगा और ये कोई मर्डर नहीं, बस एक एक्सीडेंट लगेगा। पिछली बार तो इनसे चूक हो गई थी लेकिन इस बार ये केतन को नहीं छोड़ेंगे। पुणे के उस कॉफी शॉप में उन्होंने ये प्लान किया कि केतन और सिया दोनों लोहाग पोर्ट पर जाएंगे और उनके पीछे चुपके से चेतन पीछे पीछे आएगा और पिछली बार की तरह वो फिर वही स्टाइल रिपीट करेगी जो उन्होंने रिहर्स किया था। वो केतन को बोलेगी कि मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर देती हूँ और केतन को बोलेगी कि उसी स्टाइल में खड़े हो जाओ। केतन उसी स्टाइल में खड़ा हो जाएगा लेकिन इस बार धक्का सिया नहीं चेतन ही देगा ताकि पिछली बार की तरह इस बार कोई चूक ना हो। सीसीटीवी में दिख रहा ये लड़का कोई और नहीं चेतन ही है जिसने जून के इतनी गर्मी में हुडी और अपना चेहरा पूरा कवर कर रखा है। आप खुद ही सोचिए, इस जून के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा होती है और फिर भी इस बंदे ने हुडी पहन रखी है और अपना पूरा चेहरा कवर कर रखा है। जैसे जैसे सिया और केतन आगे बढ़े ये भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। सिया उसको हाथ से इशारे करती कि रुक जाओ, आ जाओ, आगे चले जाओ और कई बार तो सिया के साथ आई कांटेक्ट बनाते हुए भी देखा गया था। लेकिन जब वो अंदर जा रहा था तो क्या टिकट काउंटर पर जो कैमरा लगा होता है तो क्या उसमें चेतन का चेहरा दिखाई नहीं दिया। दरअसल चेतन ने सिक्योरिटी गार्ड को ये बोलकर तो जैसे चकमा दे दिया था कि वो तो बस एक्सरसाइज करने आया है। अब उसने तो ना ही कोई टिकट ली और ना ही कोई डिटेल दी। अब वो सिया और केतन के पीछे अंदर आ चुका था। कई देर पीछा करने के बाद जब ये लोग फाइनली अपनी स्पॉट पर पहुंचे तो सिया ने केतन को बोला कि मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर देती हूँ और तुम पिछली बार की तरह उसी स्टाइल में खड़े हो जाओ। केतन बिना कुछ जाने उसी स्टाइल में खड़ा हो गया और उन्होंने केतन को धक्का दे दिया जिसके बाद केतन 400 फीट के नीचे से गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद सिया खुद पोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड के पास गई और बताया कि केतन गिर गया है। उसका पियोन से उसके इधर पर एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कीजिए। लेकिन केतन की फैमिली ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। पहले तो उनको शक तक नहीं था लेकिन जब केतन की बहन ने सिया से बार बार पूछा तो उसके स्टेटमेंट बार बार बदलने लगे और यहीं पर उसका शक यकीन में बदलने लगा। उसने अपने पिता को सीधा बोला कि मुझे सिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और उस पर मुझे पूरा शक है। केतन के फ्यूनरल में भी सिया खुद केतन के घर गई। सिया ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी डाली जिसमें उसने लिखा था तुम मुझे मेरे बर्थडे पर छोड़ गए। केतन के साथ उनकी फोटो और वीडियोस के साथ दुनिया को लग रहा था कि ये एक गर्लफ्रेंड का गम है लेकिन पुलिस के नजर में यह सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट था। आगे जाकर इस केस में मैं आपको पुलिस की नौटंकी भी दिखाऊंगा लेकिन पहले एक्चुअल डिटेल्स पर ध्यान देते हैं।
जैसे जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सीसीटीवी में चेतन हुडी में देखा। 33 डिग्री गर्मी में ये बंदा कैसे हुडी पहनकर रखा है। जब पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल निकाली तो वहाँ से एक क्लू मिलने लगा। एक नंबर एलिजिडली बार बार सामने आने लगा, चेतन का। और उस दिन चेतन का फोन पूरे 10 घंटे और 40 मिनट तक ऑफलाइन रहा। उसने अपने फोन शॉप पर एक एम्प्लॉय के पास अपना फोन छोड़ दिया था और उसका फोन अपने साथ ले लिया था। जिन लोगों ने उस वक्त शॉप पर कॉल की थी उनके फोन चेतन के उस एम्प्लॉय ने ही रिसीव किए। 23 जून 2026 दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि पहले तो चेतन मर्डर के वक्त इनके साथ था, दूसरे उनकी कॉल डिटेल्स जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और तीसरी सिया की सर्च हिस्ट्री में कुछ ऐसे भी सर्चेस कीवर्ड्स मिले जैसे किसी मर्डर को कैसे एक सुसाइड की तरह प्रेजेंट करना है या एक हादसे की तरह उसे दिखाना है। अब कस्टडी इंटरोगेशन में जो सामने आया वो इस पूरे केस का सबसे चिलिंग मोमेंट था। अब ये सब कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, जिसके बाद पुलिस ने 23 अगस्त 2026 दोनों को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद सिया ने उनको ये बताया कि उसे केतन कभी पसंद ही नहीं था। वो एक छोटे से हेयर पेच लगाता था जिसकी वजह से उसे काफी दिक्कत होती थी। जब ये बात केतन के परिवार तक पहुंची, उनका जवाब ये था, उन्हें बताया कि केतन का हेयर पेच पहले से ही गोयल फैमिली को पता था, एंगेजमेंट से पहले, लेकिन ये भी पुलिस को लुभाने का बस एक घटिया स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। एक एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव खुद को सिया का वकील बता रहा था। सिया का भाई साहिल गोयल ने कहा फैमिली ने इन्हें हायर नहीं किया और इल्जाम लगाया कि उन्होंने धोखे से पेपर साइन करवाए, जिसके जवाब में श्रीवास्तव ने साहिल गोयल के अगेंस्ट 10 करोड़ रुपए की डिफेमेशन क्लेम कर दी। केस की सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उज्ज्वल निगम जो अजमल कसाब केस का प्रोसिक्यूटर था, उन्हें इस केस का स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। लेकिन कोर्ट में तो बात चल ही रही है। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि पुलिस अपनी नौटंकी कैसे दिखा रही है। पुलिस ने दुनिया को दिखाने के लिए एक ऐसा स्टेप लिया जो अक्सर हाई प्रोफाइल केस में ही लिया जाता है, जिसको क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। एक फाइबर डमी जो करीबन एक नॉर्मल बॉडी की तरह ही दिखती है। इस रिकंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने सिया और चेतन दोनों को वापस से लोहार पोर्ट पर ले जाया गया ताकि वो क्राइम सीन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सके। पहले वो लोग सिया को ले गए और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने उसे बोला कि इस डम्मी को उसी तरह धक्का दो जैसे तुमने चेतन को धक्का दिया था, और उसके बाद चेतन को बुलाया जाता है उसी तरह से उससे भी सवाल किए जाते हैं जिसी तरह सिया से सवाल किए गए थे कि इस डम्मी को उसी तरह ही धक्का दो जिस तरह से तुम लोगों ने चेतन को धक्का दिया था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि एक डम्मी की वेट कभी एक इंसान से मैच ही नहीं करती। दरअसल जब बात किसी रूफ से गिरने की हो या कोई हाई मंजिल से गिरने की हो तब वहाँ पे प्रोबेबली ये काम आ सकता है, लेकिन एक पहाड़ पर ये, क्योंकि पहले तो केतन की हाइट उस डम्मी से मैच ही नहीं करती, दूसरी बात केतन का वेट भी उस डम्मी से बिल्कुल भी मैच ही नहीं करता, तीसरी बात जब कोई भी इंसान ऊपर से गिरता है तो वो अपने हाथ पैर जरूर मारता है, जिसकी वजह से एयर का इतना प्रेशर होता है कि इंसान की बॉडी घूमने लगती है। वाइल द अदर साइड जब डम्मी को आप फेंकते हैं तो उसमें तो कोई जान है नहीं जब वो हाथ पैर हिलाएगी जिससे उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। दरअसल ये बात कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि चलो मान लिया आपने एग्जैक्ट वही डिटेल रिकंस्ट्रक्ट कर भी ली तो आप उस डम्मी को ले जाकर रिपोर्ट्स तो बनाएंगे, लेकिन इस टेस्ट के 3 दिन बाद जब वहाँ पर एक न्यूज चैनल रिपोर्टर गया तो वो डम्मी वहाँ पर वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। तो सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर डम्मी यहाँ पर है तो आप लोग रिपोर्ट किस चीज के आधार पर निकालोगे। अब यहाँ पर ये पहला ट्राई तो फेल हो गया, लेकिन अब सिया और चेतन दोनों को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए 2 चीजें जरूरी होती है, एक अक्यूज का कंसेंट और कोर्ट की परमिशन। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिया के वकील ने खुद ये कंफर्म किया है कि उसकी क्लाइंट इस टेस्ट के लिए राजी हो गई है, लेकिन उसी वकील ने पब्लिक तौर पर एक सवाल ये भी उठाया, अगर पुलिस के पास कॉन्क्रीट एविडेंस होता तो उन्हें पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत ही क्यों पड़ती। दरअसल पुलिस भी एक लेवल तक ही सोच पा रही है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट और स्किन रिस्पॉन्स को मेजर करती है, जबकि कोई इंसान
सवाल का जवाब देते हुए अगर इन चीजों पर कंट्रोल पाले तो वो इन टेस्ट से इजीली बच सकता है। लाइक मशीन वो कभी मेजर ही नहीं कर पाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स खुद कहते हैं कि पॉलीग्राफ 100% रिलायबल नहीं होता। एक ट्रेन इंसान रिलैक्सेशन टेक्निक या मेडिटेशन से अपने फिजिकल रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकता है और इसके रिजल्ट्स कोर्ट में सब्सटेंटिव एविडेंस के रूप में माना ही नहीं जाता। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स को नया लीड्स ढूंढने में मदद करती है। यानी चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, ये केस अभी भी खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने बार बार चेतन और सिया की कस्टडी एक्सटेंड की है। 3 जुलाई तक पुलिस अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है क्योंकि ये एक प्योरली सर्कमस्टेंशियल केस है। कोई आई विटनेसेस नहीं है जिसने देखा हो, कोई डायरेक्ट वीडियो भी नहीं है जो एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सके। सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड्स, डम्मी ट्रायल और अब पॉलीग्राफ, सब कुछ मिलाकर एक केस बनाने की कोशिश कर रहे, बस और कुछ नहीं। लेकिन जब तक कोर्ट में प्रूव नहीं होता, कानून के मुताबिक हर अक्यूज इनोसेंट माना जाता है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी इंसान की कहानी है जिसको प्यार के बदले प्यार नहीं, बस नफरत ही मिली। सबसे बड़ा सवाल, हम अपने रिश्तों में कितनी बार सच बोलने से डरते हैं और क्या समझ के दबाव इतना ज्यादा हो सकता है कि लोग इतने खतरनाक रास्ते चुन लें। कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।